आज व्यू 360 में काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करने का तुर्की का मंसूबा, तुर्की में राय आमा इसके खिलाफ क्यों? वहाँ हर चीज़ तालिबान के कंट्रोल में है, हमारे फौजी वहाँ अपनी जानें क्यों दें? भंग के पौधे का जीन्स बनाने की सनत से क्या तालमेल है, जानिए आज के शो में। हेम्प एक ऐसा फाइबर है जो कि कॉटन को किसी लेवल पर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मिलिए एक सोमाली निजात अमरीकी फैशन डिजाइनर से जो हिजाब को अमरीकी सकाफत का हिस्सा बनाना चाहती हैं। I want people to come into stores and see hijabs and say that is just as American as wearing a t-shirt. वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भारत के अपने पहले दौरे पर हैं। ब्लिंकन ने आज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अपने भारतीय अहम मनसब वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात वो कर चुके हैं। 2 रोज़ा दौरे के एजेंडे में अफ़गान तनाज़ा, पाकिस्तान और चीन से मुतालिक उमूर सर फ़हरिस्त हैं। दूसरी जानिब नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग ने अफ़गान सदर से फ़ोन पर अपनी बातचीत के बाद कहा है कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई चैलेंजिंग है, जिसके लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तुर्की तालिबान की मुखालफत के बावजूद अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी संभालने के अपने मंसूबों पर आगे बढ़ रहा है। तुर्की काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करने के बदले में क्या हासिल करना चाहता है, और क्या तुर्की में इस मंसूबे के खिलाफ मौजूद राय आमा अपनी हुकूमत के फैसले पर असरअंदाज हो पाएगी? तफसीलात बता रही हैं मोना काजिम शाह। तालिबान की जानिब से सख्त नताइज की धमकी के बावजूद तुर्क सदर नेटो अफवाज के अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बाद काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन उनकी वाशिंगटन से कुछ शराइत हैं। Diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alır. सबसे पहले ये कि अमेरिका सफारतकारी और सफारती ताल्लुकात में हमारा साथ देगा। दूसरा, लॉजिस्टिक के एतबार से वो तमाम दस्तयाब जराए हमारे लिए इस्तेमाल में लाएंगे। इस अमल के दौरान संजीदा माली और इंतजामी मुश्किलात होंगी, उन्हें उसके लिए भी तुर्की को जरूरी मदद देना होगी। Devredecek ve bir diğeri de साइप्रस के इलाके में ईद उल अज़हा की नमाज के बाद तुर्क सदर ने तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करने के साथ इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अगर तालिबान अमरीका से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो तुर्की के साथ क्यों नहीं। devam edecektir. Tekrar bayramınızı But in Ankara, there seemed to be लगता है कि अनकरा में ये तासुर मौजूद है कि तुर्की को अफ़गानिस्तान में एक ख़ास मकाम हासिल है। उसका अफ़गानिस्तान के नज़रियाती इक़दार से एक ख़ास ताल्लुक़ है, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इस हवाले से कोशिश करें। they have decided to give it a shot. मार्क पियोरिनी यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की के सफ़ीर रह चुके हैं। उनकी राय में तुर्की का हामिद कारज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करने का मंसूबा गैर मुल्की ऑपरेशंस के हवाले से तुर्क अफराज के मिजाज के खिलाफ है। They have a saying, never a Muslim bullet against a Muslim. वहाँ कहा जाता है कि मुसलमान की गोली कभी दूसरे मुसलमान के खिलाफ नहीं चलेगी। अगर आप माजी के नेटो ऑपरेशंस को देखें, न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि 2011 में लीबिया में भी तुर्की ने कभी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये काम उसने दूसरे नेटो पार्टनर्स पर छोड़ दिया और खुद दूसरे काम अपने जिम्मे लिए। एम्बेसडर मार्क पियोरिनी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की अमरीका, नेटो और बाकी की मगरबी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन तालिबान किसी सियासी समझौते के बगैर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर तुर्क अफराज पर हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे, और ऐसे किसी समझौते का इम्कान फिल वक्त मौजूद नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसे में तुर्की को ये खतरा मोल लेकर क्या मिलेगा। This time they have decided to take this risk and make this proposal. इस दफ़ा उन्होंने ये ख़तरा लेने का और अमेरिका और नेटो का साथ देने का फ़ैसला इसलिए किया है ताकि यूरोप में पैदा होने वाले तवाज़ुन में उस बिगाड़ का अज़ाला कर सकें जो उनकी जानिब से रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम के ख़रीदने से ख़ित्ते में पैदा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जो नेटो के निज़ाम से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। You have two things in balance here. इस फैसले को तुर्की के अंदर किस तरह देखा जा रहा है? मार्क पियोरिनी की राय में तुर्क अवाम इस मंसूबे के हवाले से कुछ ज्यादा पुरजोश नहीं, और वो समझते हैं कि ये उनके लीडर का और उनकी पार्टी का अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एक सियासी फैसला है। हमारा वहाँ क्या काम है? वहाँ हर चीज़ तालिबान के कंट्रोल में है, हमारे फौजी वहाँ अपनी जानें क्यों दें? हम ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं जहाँ से हर कोई भाग रहा है? ये फैसला एक बड़ी गलती होगा।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नोलन ने एक पेशगीन के दौरान सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी को बताया कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमरीका और उसके इत्तेहादियों की सिफारती मौजूदगी बहुत अहम है, जो तुर्की की काबुल एयरपोर्ट पर मौजूदगी से पूरी होती है। उधर पेरिनी के मुताबिक तुर्की अफगानिस्तान में मौजूद होने और काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन से जियो स्ट्रेटेजिक नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से निस्फ से ज़ायद ज़िलों पर कब्ज़े के बाद अब लड़ाई बतदरीज शहरों और सूबाई दारुल-हुकूमतों तक पहुँच रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाली अमरीकी माहिरीन के मुताबिक शहरी इलाकों में तालिबान को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और वहाँ सबसे ज़्यादा जानी नुकसान का ख़तरा मौजूद है। इस सूरत हाल को तजियाकार किस तरह देख रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अफ़गान उमूर के माहिर जहांगीर खटक से, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ बज़रिए स्काइप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका सिर्फ 31 अगस्त तक फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए अफ़गान अफवाज की तालिबान के ख़िलाफ़ जो है मदद करेगा। इसके बाद फ़िज़ाई हमले तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो दूसरे जंगजू ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये हमले जो हैं जारी रहेंगे। आप 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी मनसूबों के लिए कैसे चैलेंजेस जो हैं देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल इवॉल्व हो रही है और उसमें अमरीकी हमलों की जो वजह है उस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। और सवालात जिस तरह आपने भी यही सवाल पूछा कि 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान में क्या हो सकता है, तो थोड़ा ज़रा 4 महीने पहले चली जाइए। देखिए, अप्रैल में जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने ट्रुप्स विथड्रॉल का ऐलान किया था और एक डेडलाइन दी थी, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के तकरीबन आधे डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो कंटेस्टेड थे। अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल में 127 डिस्ट्रिक्ट्स थे और तालिबान के कंट्रोल में 77 डिस्ट्रिक्ट्स थे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज तालिबान के कंट्रोल में 224 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साथ जो अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल में 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं उनमें 47% ज़्यादा हुई हैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल के पहले 6 माह में। गोया हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। इन हालात में जो बातचीत पर जो इन्हिसार था वो अभी लगता है कि जो विंडो खुली थी, यानी जो पीस के लिए दरवाज़ा खुला था, वो पीस की अपॉर्चुनिटी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही है। इन हालात में अब अमेरिकन बॉम्बिंग जब 31 अगस्त के बाद अगर ख़त्म होती हैं तालिबान के ख़िलाफ़, तो जो मोमेंटम इस वक्त उनके हाथ में नज़र आ रहा है वो किस तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि अफ़गान हुकूमत की अहलियत बहुत महदूद है। उन्होंने हमेशा से अमेरिकन एयर सपोर्ट पर इन्हिसार किया है, तो क्या वो शहरों का दिफा कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक शायद वो कर पाएं, लेकिन कितनी देर तक कर पाएंगे ये बड़ा सवाल है। जहांगीर कर तो पाएंगे काफी बड़े शहरों पर। जी, पाकिस्तान की जानिब चलेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कुछ रोज़ पहले ये कहा था कि तालिबान मैदान जंग में जीत रहे हैं और अब वो हमारी क्यों सुनेंगे। क्या किसी सियासी मुफाहमत की जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी है? मेरा ख्याल है जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बनी थी अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में, और उसके बाद फिर इंट्रा अफ़गान डायलॉग जब शुरू हुआ था, उसके बाद वो हर गुजरते दिन सुकड़ती जा रही है। हर वो डिस्ट्रिक्ट जो तालिबान के हाथ चढ़ रहा है और हर वो डिस्ट्रिक्ट जो अफ़गान हुकूमत गंवा रही है, इसके साथ साथ जो उनका जो लेवरेज है, मेरा ख्याल है उस पर भी उसका काफ़ी असर होगा। ओवरऑल अफ़गान जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके मोरल पर भी उसका बहुत बड़ा असर होगा, और जो अफ़गानिस्तान में सियासी इंतशार है वो भी मज़ीद बढ़ सकता है। तो इसलिए जो ख़तरा है बैनुल-अक़वामी बरादरी को वो यही है कि इससे बहुत बड़ा एक इंसानी सानहा बन सकता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इस वक्त आज अफगानिस्तान में 18 मिलियन अफराद को बुनियादी इंसानी ज़रूरतें हैं, यानी उनको बैरूनी इमदाद दरकार है। तकरीबन आधी अफगानिस्तान की आबादी को, मोर देन 3 मिलियन रेफ्यूजीज बन गए इंटरनली डिस्प्लेस्ड अफगानिस्तान के अंदर। ये एक सानहा इवॉल्व हो रहा है, और इसमें जो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अगर बातचीत में प्रोग्रेस ना हुई, अगर तालिबान ने अपने आप को रोका ना और या उनको रोका ना गया, तो शायद अफगानिस्तान एक बहुत बड़े और ख़तरनाक दौर की तरफ बढ़ रहा है। जी, जहांगीर खटक साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत के जो है दौरे पर है, ख़ित्ते की नाजुक सूरत हाल है, ये दौरा क्या अहमियत रखता है इस वक्त? मेरा ख्याल है कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत अहम है। अमरीका और चाइना के दरमियान जो चपकलिश है उसके तनाजुर में बहुत अहम है।
افغانستان کے حوالے سے امریکہ انڈیا کو بھارت کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت تک بھارت کا جو افغانستان کے حوالے سے کم از کم جو امن کی بات چیت ہے اس کے اندر یا مذاکرات میں انڈیا کا رول کافی محدود رہا ہے. کیا امریکہ اس رول کو بڑھانا چاہتا ہے یا کیا امریکہ اس رول کو بڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں یہ بڑے سوالات ہیں، لیکن اوور آل مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس خطے میں مکمل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور وہاں پر چائنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس لیے افغانستان میں انڈیا کا رول شاید تھوڑا بہت تو بڑھے، لیکن مجھے کوئی بہت بڑا رول انڈیا میں نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ شاید امریکہ کی یہ خواہش بھی ہو. بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب. بہت شکریہ. اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. یہ جان کر شاید بہت سے لوگوں کو حیرانی ہو کہ پاکستان میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے بھنگ کے پودے سے ایسا مضبوط دھاگا تیار کیا ہے جو جینس بنانے کی صنعت کو ماحول دوست بنانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے. زرعی یونیورسٹی کی تجربہ گاہ سے سمن خان. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فائبر اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کی اس لیبارٹری میں بھنگ کے پودے سے چھال اتاری جا رہی ہے. ڈاکٹر اسد فاروق نے حال ہی میں اسی چھال سے حاصل کیے گئے ریشے سے دھاگا بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ستمبر 2020 میں حکومت کی جانب سے صنعتوں کے لیے بھنگ کی پیداوار کو قانونی حیثیت اور کاشتکاری کی اجازت ملنے کے بعد انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی. ہمارے ذہن میں ایک بڑا خیال تھا کہ لیب سکیل پہ جو چیز بن سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ انڈسٹریل سکیل پہ نہ بن سکے، تو دین ہم نے اس کو انڈسٹریل سکیل پر بھی انڈسٹری مشین پر بھی چلا کر آپٹیمائز کر کے اس کے انڈسٹریل دھاگا بھی بنا کے انڈسٹریل کپڑا بنا کے دیکھا. پہلے مرحلے میں 25 مختلف علاقوں سے اکٹھے کیے گئے نمونوں میں نشہ اور مواد کی شرح جانچنے کے لیے اسکریننگ کی گئی. کوئی بھی کینبس پلانٹ جس میں THC کنٹینٹ لیس دین 0.3% ہو اسے ہم انڈسٹریل ہیمپ کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ THC وہ کیمیکل ہے جس کی وجہ سے نشہ ہوتا ہے. ہم پر امید ہیں کہ اگلے آنے والے 2-3 سال میں ہم ایسا مٹیریل اسکرین کر پائیں گے جو کہ ہم وائڈلی کلٹیویٹ کر سکیں. 100 to 120 ڈیز میں یہ کراپ ہارویسٹنگ کی قابل ہو جاتی ہے، میچور ہو جاتی ہے. کراپ کے طور پہ کلٹیویٹ کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ پلانٹ کی ہائٹ کتنی ہے، پلانٹ کی ایج کتنی ہے، اور پھر اس کے فائبر کریکٹرسٹکس اتنے ہیں، پھر اس سے اپنی ڈیزائر کا یارن اور فیبرک بھی بنا سکیں گے. روئی کے مقابلے میں اس کی عمدگی اور پائیداری جانچنے کے لیے ریشے کو مختلف مراحل سے گزارا گیا. ہمارے پاس جو ہیمپ فائبرز آتے ہیں ریٹنگ کے بعد وہ سافٹ نہیں ہوتے، اور ان کو ویسے ہی ہم کاٹن کے ساتھ پروسیس نہیں کر سکتے. الکلائن ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں، ایسٹک ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپ کے انزائمز یوز کر کے ہم اس کو سافٹ کر سکتے ہیں. جب ہم اس کو سافٹ کر لیتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ بلینڈ ریشوز میں وہ جو فائبرز ہیں ان کو بلینڈ کیا جا سکتا ہے کاٹن کے ساتھ. کپاس اور بھنگ کے ریشے کے امتزاج سے بنے دھاگے کی پائیداری کا اندازہ اس سے تیار کی گئی جینس سے لگایا جا رہا ہے. ڈاکٹر اسد کے مطابق اس منصوبے کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری فنڈنگ کر رہی ہے. ہماری انڈسٹری جو کہ اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس جو ہے دنیا کو ایکسپورٹ کرتی ہے، ان کے پاس کنزیومرز کی طرف سے یا کسٹمرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی جو پروڈکٹس ہیں اس کو سسٹینیبل بنائیں. سسٹینیبل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کاٹن کی جگہ ایسا سسٹینیبل فائبر لے کے آئیں جس میں کم جو ہے وہ پیسٹیسائڈ یوز ہو، کم فرٹیلائزر یوز ہو، اور تھوڑا پانی یوز ہو، تاکہ سسٹینیبل فائبرز جو ہیں وہ یوز ہو سکے. کاٹن کا جو ہے انوائرمنٹل سٹریس بہت زیادہ ہے، تو اس سلسلے میں ہیمپ ایک ایسا فائبر ہے جو کہ کاٹن کو کسی لیول پر سبسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے. زرعی یونیورسٹی سمجھتی ہے کہ یہ تحقیق اسی صورت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب کاروباری افراد بین الاقوامی اداروں کی بجائے ملک میں کی جانے والی ریسرچ پر بھروسہ اور سرمایہ کاری کریں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پروجیکٹ پہلے سے ہی آپ کہیں کہ بھئی کامیاب ہوگا. تھوڑا ہمارے بزنس مین کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جو ریسرچ ہے اس کے لیے بھی بزنس مین کو پیسے رکھنے چاہیے اور ریسرچ کروانی چاہیے. ویسٹ کی ریسرچ جو ہے وہ ادھر نہیں چلتی، مطلب ادھر انوائرمنٹ مختلف ہے، ادھر لوگوں کی وہ اڈیپٹ ہی نہیں کر پاتے. اب انتظار ہے تو بس کسانوں کو اس فصل کی کاشت کے لیے تیار کرنے کا، کیونکہ فصل ہوگی تب ہی تیار کی گئی ٹیکنالوجی کسی کام آ سکے گی. سمن خان، وائس آف امریکہ، فیصل آباد.
फैशन इंडस्ट्री दुनिया में आलूदगी की तीसरी बड़ी वजह है। भंग से धागा बनाने जैसे इकदाम फैशन इंडस्ट्री को मज़ीद माहौल दोस्त बनाने में मदद दे सकते हैं। आसिफ मलिक सालाना 36 मिलियन मीटर डेनिम और इससे 30 मिलियन जीन्स तैयार करने वाली पाकिस्तान की पहली बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनकी कंपनी माहौलियाती आलूदगी को कम करने के मिशन पर है। समन खान ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में माहौल दोस्त खाम माल की पैदावार और इसकी प्रोडक्शन में वो कहाँ खड़ी है। टॉप ब्रांड हैं दुनिया के, उन सब ने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया हुआ है, उनके टारगेट्स हैं। तो हम उनके साथ भी मिलकर उन टारगेट्स को समझते हैं। किसी भी कारोबार को सस्टेन करने के लिए इसकी कमर्शियल सेंस भी है कि हम इस पे काम करें। अब सिर्फ पानी की मिसाल ले लें, जो एक जीन्स हम बनाते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली सिर्फ हमारे प्रोसेसेस के अंदर कोई 40 से 50 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अगर आज हम देखें तो पंजाब के अंदर 1984 के अंदर 2 लाख ट्यूबवेल थे जो रजिस्टर्ड थे, जो कि 2019 में 11 लाख हो गए। हम इसे कहते हैं चैलेंज 2022, यानी 2022 की दिसंबर तक हम अपनी जो पानी की कंजम्पशन है टोटल फ्रेश वाटर इनटेक वो 50% कम कर देंगे, विच इज़ अ ह्यूज टारगेट। हम अपनी एनर्जी बिल को कम करें, एनर्जी यूटिलाइजेशन को 25% से कम करेंगे। कॉटन हमारा मेजर रॉ मटेरियल है। सस्टेनेबल कॉटन के इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि जो कॉटन आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फैक्ट्रीज़ के अंदर उसको कम पानी से बनाया गया है। तो दुनिया में इस पर बहुत काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर हैं। जितना काम हमें इसमें करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया हुआ। दैट्स द बैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। द गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि इसकी अवेयरनेस है और अब इस पे ऊपर लोग काम कर रहे हैं। एक सोमाली निजाद अमरीकी फ़ैशन डिज़ाइनर अमेरिका के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के साथ मिलकर हिजाब के नए ब्रांड का आगाज़ कर रही हैं। उनका मकसद मुसलमान ख़वातीन के लिए हिजाब के इंतखाब में आसानी पैदा करना और मुआशरे को इससे मानूस करना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी शहर मिनियापोलिस के इस नॉर्डस्ट्रॉम डिपार्टमेंट स्टोर के ख़रीदारों के लिए मकामी सोमाली अमरीकी डिज़ाइनर फर्म हेना एंड हिजाब्स के तैयार करदा स्कार्फ के कुछ नए डिज़ाइंस दस्तयाब हैं। हेना एंड हिजाब्स की CEO हिलाल इब्राहिम का कहना है कि अमरीका की तिजारती मंडी में मुसलमान ख़वातीन की नुमाइंदगी कम है। ये शराकत दारी वाकई ख़ास है। हम इस कलेक्शन को तैयार करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो अमेरिका और कनाडा के स्टोर्स में फ़रोख्त होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान ख़वातीन और लड़कियां नॉर्डस्ट्रॉम स्टोर्स से अब हिजाब समेत अपना मुकम्मल लिबास खरीद सकेंगी। हिलाल इब्राहिम ने एक मकामी हस्पताल में वाक़ अपने छोटे से स्टोर से उस वक्त हिजाब फ़रोख्त करना शुरू किए जब उन्होंने देखा कि कुछ मरीज़ ख़वातीन को कंबल से अपना सर ढांपना पड़ता है। नॉर्डस्ट्रॉम स्टोर के एक नुमाइंदे का कहना है कि उनकी कंपनी को रेशम, सूती और शिफॉन के हिजाब के ब्रांड्स पर काम करने के लिए शराकत दारी के मौके की तलाश थी। हेना एंड हिजाब्स और हिलाल इब्राहिम के साथ मिलकर हम वो काम कर रहे हैं जिसे हम काफ़ी अरसे से करना चाह रहे थे। हम मार्केट के मुख्तलिफ शोबों में इन ब्रांड्स को मुतारिफ कराने में मदद कर रहे हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। इब्राहिम का कहना है कि नॉर्डस्ट्रॉम के साथ शराकत दारी से हिजाब को अमरीकी सकाफत का एक नुमायां हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। एक मुसलमान सोमाली नजाद अमरीकी खातून होने की हैसियत से मैं दिखाना चाहती हूँ कि हिजाब अमरीकी सकाफत का एक हिस्सा है और लोग इसे अजनबी ना समझें। मैं चाहती हूँ कि अमरीकी लोग दुकानों में जब हिजाब देखें तो इन्हें ये इतना ही अमरीकी लगे जैसे वहाँ पड़ी टी शर्ट है। नॉर्डस्ट्रॉम का कहना है कि इब्राहिम के हिजाब का कलेक्शन ऑनलाइन और शुमाली अमरीका के 16 स्टोरों में दस्तयाब है। मैक्समाउड मास्कीद के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन DC में चंद अमरीकी ख़वातीन ने अपने सियासी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए फ़ैशन का इंतखाब किया है। तफसीली रिपोर्ट हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। इस वक्त देखते हैं इसकी एक झलक। द आउटरीच मैंने अपने वसाइल से ही शुरू की। हमारे पास कभी भी कोई सरमायाकार नहीं रहा। It's rewarding, but it's emotionally taxing. But it's something that needs to be done.
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ سمپلی امریکہ کا۔ تاریخ میں پہلی بار تماشائیوں کے بغیر ٹوکیو میں اولمپک کھیل جاری ہیں۔ اس بار فائزہ بخاری ہمیں اولمپک کھیلوں کے بارے میں امریکی کھلاڑیوں کی شمولیت کے حوالے سے بتا رہی ہیں۔ The Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ کیا آپ نے ٹوکیو میں شروع ہونے والے اولمپک گیمز کے نام پر غور کیا ہے؟ ٹوکیو 2020 اولمپکس، جبکہ ان کا آغاز تو 23 جولائی 2021 میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیلوں کے یہ عالمی مقابلے کووڈ-19 کی وجہ سے ایک سال کی تاخیر کے بعد اس ماہ شروع ہوئے ہیں اور 8 اگست کو ختم ہوں گے۔ اس بار اولمپکس میں اسکیٹ بورڈنگ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو نوجوانوں کا انتہائی مقبول کھیل ہے۔ میں ورجینیا کے شہر آرلنگٹن کے ایک اسکیٹ بورڈنگ پارک میں موجود ہوں۔ یہ اولمپکس تماشائیوں کے بغیر ہو رہے ہیں، جو ٹوکیو میں اکثر افراد کے لیے مایوسی کا باعث ہے۔ براہ راست پرفارمنسز تماشائیوں کی بڑی تعداد کے سامنے کی جاتی ہیں۔ کچھ اداسی کا باعث ہے کہ اولمپکس میں کسی تماشائی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے کھلاڑیوں پر اثر پڑے گا۔ بلا شبہ وہ بہت قابل ہیں، لیکن بہرحال انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں جنہیں وہ محسوس کریں گے۔ اولمپکس کے لیے فینز ضروری ہیں، آپ کو جوش اور جذبہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہو کہ اولمپکس میں نہ صرف امریکی کھلاڑیوں کا اسکواڈ بہت بڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ میڈلز کی دوڑ میں بھی اکثر سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھر میں کسی بھی کھیل سے وابستہ کھلاڑی کے معراج اولمپک کھیلوں میں اپنے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ان عالمی کھیلوں کی گورننگ باڈی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے نیچے عالمی سطح پر ہر کھیل کے لیے مختص 40 انٹرنیشنل فیڈریشنز اور ملکوں کی سطح پر 206 نیشنل اولمپک کمیٹیز کام کر رہی ہیں، جیسے امریکہ کی US اولمپک اینڈ پیرالمپک کمیٹی، جس کے بعد امریکہ میں ریاستوں کی سطح پر 50 نیشنل گورننگ باڈیز ہیں۔ یہ تو ہو گیا انتظامی ڈھانچہ۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس کے لیے امریکہ کے اسکواڈ میں 600 سے زیادہ ایتھلیٹس شامل ہیں۔ ملکی سطح پر امریکی اولمپک اور پیرالمپک کمیٹی اپنے بجٹ کا 82% حصہ کھلاڑیوں کی ٹریننگ، ان کے لیے مختلف سہولیات اور بیرون ملک کھیلوں کے مقابلوں کے انتظامات کے لیے اور تقریباً 12% امریکی اولمپک کھلاڑیوں کی اشتہاری مہم جیسی ضروریات پر خرچ کرتی ہے۔ مختلف کھیلوں کے لیے مخصوص گورننگ باڈیز کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ کی مختلف ریاستوں میں واقع ہیں، جو ٹیلنٹ کی تلاش اور ان کی ٹریننگ کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کے علاوہ اس کھیل سے متعلق تمام ٹورنامنٹس کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ اولمپک گیمز میں شامل کھیلوں میں حصہ لینے والے ممالک کے لیے کھلاڑیوں کی تعداد مختص کی جاتی ہے، اور اس وقت ملکی سطح پر رینکنگ کے اعتبار سے ٹاپ کھلاڑیوں کو اولمپکس میں شرکت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اولمپکس دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کچھ ہفتوں کے لیے کھیلوں کے شائقین زیادہ وقت ٹی وی پر ہی نظریں جمائے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2024 کے اولمپکس پیرس میں ہوں گے، پھر 2028 میں امریکہ کو میزبانی کا موقع ملے گا۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ہونے والے ان کھیلوں کو LA28 کا نام دیا گیا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ہے، اگر آپ گوگل سرچ کیے بغیر اس کا جواب دے سکیں۔ یہ بتائیے کہ اولمپک کھیلوں میں پاکستان نے آج تک کتنے میڈلز حاصل کیے ہیں؟ ہے نا دلچسپ اولمپک کھیلوں کے بارے میں جاننا اور اس کی تاریخ کے بارے میں جاننا، کھلاڑیوں کے بارے میں جاننا، اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔